नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर उपस्थित हूं आपके बीच में पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नया वीडियो लेकर। हम लोग पिछले 2-3 वीडियो से भारत के संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि संविधान का अनुच्छेद 1 है क्या। संविधान का अनुच्छेद 1 दरअसल भारत के नाम और भारत की टेरिटरी या भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में हमको बताता है। और संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और तीसरा हिस्सा इस अनुच्छेद का कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सब शामिल होंगे। तो ये है अनुच्छेद 1 जो बताता है कि भारत अर्थात इंडिया। अब इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि इस पर काफी चर्चा कुछ समय से हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक अनुसूची है, अनुसूची 1, जिसमें कि भारत के सारे राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 3 तरह के राज्य क्षेत्र बताए हैं, राज्य हैं और संघ क्षेत्र हैं, केंद्र शासित जो हमारे यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं, और अर्जित राज्य क्षेत्र हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो जो राज्य भारत के निर्माण के समय थे उसके अलावा नए राज्य भी बन सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना हो सकती है, नए राज्यों का भारत के क्षेत्र में प्रवेश भी हो सकता है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने समय समय पर राज्य पुनर्गठन का कार्य भी किया है। तो इसमें अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। और यह कहा है कि संसद विधि द्वारा स्थापित ऐसे बंधन और शर्तों पर जैसा कि वो ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो एक अनुच्छेद 2 का और जोड़ा गया है जो कि सिक्किम के संबंध में है, जिसमें सिक्किम को संयुक्त किया गया था शुरू में भारत के साथ और बाद में पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। तो ये संयुक्तिकरण के लिए एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया तो इस अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं रही। तो इसलिए इस अनुच्छेद को अब लोप कर दिया गया है। यह अनुच्छेद अब संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन आदि। ये कैसे किया जाएगा? तो इसमें कहा है संविधान में कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर या अन्य तरीके से नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी और किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरी चीज कही है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरी चीज कही गई है कि किसी राज्य का क्षेत्र कम भी कर सकेगी। और चौथी चीज कही गई है कि किसी राज्य के राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन भी संसद कर सकती है। और फाइनली ये भी कहा है कि संसद विधि द्वारा राज्य के नाम को भी बदल सकती है। तो इसको ये अनुच्छेद 3 की बात है। अब हम लोग आज का जो अंतिम हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4, इसकी बात करते हैं। और इसमें कहा गया है कि पहली और चौथी सूची में संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि संसद बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से एक कानून बना करके राज्यों के नाम को बदल सकती है, राज्य की सीमा को बदल सकती है और राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत के संविधान की बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यों में परिवर्तन करना। हालांकि हमारा संघ है और संघ में देखा जाए तो राज्य की
सहमति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत का जो संघ है वो आपको पहले भी मैंने बताया था यूनिटरी बायस का है, तो राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है, संसद स्वयं ही राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब वर्ष 2023 में नई दिल्ली में एक G20 की बैठक आयोजित हुई थी और उसमें पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति जी की ओर से एक निमंत्रण जाता है डिनर का। नॉर्मली वो जो निमंत्रण पत्र जाता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पे भारत के राष्ट्रपति शब्द का उपयोग किया गया था। तो इससे एक बहस सी शुरू हो गई पूरे देश में कि हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है। तो इस पर आपको अनुच्छेद 1 बताया, भारत अर्थात इंडिया, ये इंग्लिश में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों को आपस में बदलकर उपयोग करता है। भारत जो इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा, तो या उसमें कहा गया, अंग्रेजी में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है और इससे ऐसा लगता है कि संविधान निर्माता इन दोनों ही शब्दों को समानार्थी मानते थे, एक समान मानते थे। इस पर थोड़ी सी ऐतिहासिक बात करते हैं। तो पहले जानते हैं कि भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारत जो है ये बहुत पुराना हमारे देश का नाम है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र से लेकर उत्तर के बर्फीले हिमालय तक की पूरी भूमि के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा भरत एक बड़े प्रसिद्ध राजा भी थे, दुष्यंत के पुत्र थे और बहुत महापराक्रमी महावीर थे, और यह भी कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत जो है वो भरत के नाम के आधार पर पड़ा है। अब थोड़ा इंडिया शब्द की इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अरब के जो लोग हैं वो स शब्द नहीं बोल पाते थे, सी नहीं बोल पाते थे, तो सिंधु नदी को वो हिंदू कहते थे। और जो ग्रीस के लोग थे वो ई नहीं बोल पाते, ही नहीं बोल पाते थे, तो ही नहीं बोल पाते थे तो वो ई करते थे। तो इन्होंने अरब के लोगों ने सिंधु को हिंदू कर दिया और ग्रीस के लोगों ने हिंदू को इंदुस कर दिया या इंडस कर दिया, और यहां इस पार सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। उसी से हिंदुस्तान शब्द निकला और उसी से यूरोपियन लोगों ने जो ग्रीस से सीखा वो इंदुस से इंडिया बन गया। तो ये इंडिया शब्द जो है वो एक प्रकार से यूरोपीय लोगों के द्वारा दिया गया भारत के लिए शब्द है। संविधान सभा की बात करते हैं जिसने कि संविधान तैयार किया और संविधान का अनुच्छेद 1 लिखा जिसमें कहा है भारत अर्थात इंडिया। तो ये ऐसे नहीं हो गया, इसमें बड़ी बहस हुई और बहस में इस बात को लेकर बड़ा मतभेद भी रहा कि भारत शब्द का उपयोग करें या इंडिया शब्द का उपयोग करें। कुछ सदस्यों का मानना था कि इंडिया जो है वो औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा दिया गया शब्द है, इसलिए औपनिवेशिक उत्पीड़न की याद दिलाता है, और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों में भारत को प्राथमिकता देने की मांग की। जबलपुर के सेठ गोविंद दास ने भारत को इंडिया के ऊपर रखने की वकालत की। वहीं हरि विष्णु कामथ ने भी आयरिश संविधान का उदाहरण देकर कहा कि आयरलैंड ने जब अपना संविधान लिखा तो अपने देश का नाम बदल दिया, ऐसे ही हमें भी इंडिया से बदलकर भारत नामकरण करना चाहिए। लेकिन जो सर्वसम्मति से बाद में संविधान सभा ने पारित किया, उन्होंने दोनों ही शब्दों को माना और भारत दैट इज इंडिया इस शब्द का उपयोग कहा। अब सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया था और सर्वोच्च न्यायालय में 2 बार याचिकाएं दायर हुई कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। एक बार 2016 में और उसके बाद 2020 में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही याचिकाओं को खारिज किया और यह कहा कि नहीं, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग किया है, इसलिए दोनों का ही उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे दूसरे नामों का उपयोग भी भारत के लिए होता रहा है। मैंने हिंदुस्तान का नाम लिया ही। गुरबानी में गुरु नानक जी ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर में अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी हिंदुस्तान की, तो उसको कहा था उन्होंने आरजी हुकूमत आजाद हिंद,
और उनकी फौज भी आजाद हिंद फौज थी, तो हिंद शब्द का उपयोग किया था। इसी तरह से पुराने समय में भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग भी होता रहा है, जिसका अर्थ है आर्यों के रहने का स्थान। इंडिया और भारत की यह डिबेट काफी लंबे समय से चल रही है और G20 ने इसको फिर से एक बार हवा दी थी। तो इस डिबेट को आप YouTube की चैनल इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का एक अंश मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वो नाम है जो हमारे पुराणों से आता है और हमारे को खुद ने दिया है वो नाम, ना कि किसी कॉलोनाइजेशन पावर ने हमें दिया है। बट इंडिया हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं बिकॉज वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पर अभी G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, तो उसमें विपक्ष ने काफ़ी मुद्दे उठाए थे, तो इसके पीछे क्या ख्याल है? भारत क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इंडिया नाम कुछ ब्रिटिश लोगों ने दिया था और वो हमारे देश पे सूट नहीं होता। श्रीधर। इंडिया या भारत? भारत। क्यों? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वो नाम है जो हमारे पुराणों से आता है और हमारे को खुद ने दिया है वो नाम, ना कि किसी कॉलोनाइजेशन पावर ने हमें दिया है। बाकी हाँ ठीक है, इंडिया है रहेगा, उसको हटा नहीं सकते कहीं से, बट या प्राइमरी जो यूज़ है वो इंडिया का नहीं भारत का हो तो ज़्यादा बेटर है। आपका नाम? वृत्ति। इंडिया या भारत? भारत। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो काफ़ी डेरोगेटरी है। सो भारत जो वर्ड जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसका अपना कल्चरल काफ़ी हैवी, काफ़ी डीप मीनिंग है, तो नेचुरली भारत ही बनता है कि काफ़ी सोच समझ के हर चीज़ का एक कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है अपना, हर जो होता है। सो या नेचुरली भारत। और मेरा नाम विजय तांती है और मैं BA ऑनर्स जर्नलिज्म। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों को स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल किया। जैसे एक उदाहरण है चंद्रनगर का। चंद्रनगर जो था वो पश्चिम बंगाल के पास था और अध्यर्पण संधि के द्वारा 9 जून 1952 को इसको फ्रांस से अधिग्रहित कर लिया गया। और उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया था कि अर्जित राज्य क्षेत्र की बात है, तो ये अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में 2 अक्टूबर 1954 तक रहा और उसके बाद में चंद्रनगर विलयन अधिनियम 1954 के तहत इसको भारत में मिला लिया गया, पश्चिम बंगाल राज्य में मिला लिया गया। इसी तरह से गोवा, दमन और दीव अधिग्रहण अर्जित क्षेत्र के रूप में 20/12/2061 को किया गया। संविधान 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे 29/3/1962 को भारत संघ में मिलाया गया। पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी, कराईकल और माहे और यनम ये फ्रांस के अधीन थे। फ्रांस ने 1954 में ही इसको भारत को सौंप दिया था, लेकिन फ्रांसीसी संसद ने इस अध्यर्पण संधि का अनुमोदन तब तक नहीं किया था। यह अनुमोदन फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को किया। तब तक इसका प्रशासन विदेशी अधिकार क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत किया जाता रहा। उसके बाद 28/12/1962 को इसका प्रशासन अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में प्रारंभ किया गया और अंततः फाइनली जब संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा 28 दिसंबर 1962 को इसको संघ क्षेत्र में मिलाया गया, तब कहीं जाकर के ये भारत की टेरिटरी, भारत के क्षेत्र का अंग बना। सिक्किम की बात बड़ी मजेदार है। सिक्किम शुरू में भारत का एक प्रोटेक्टेड स्टेट था, मतलब भारत उसकी रक्षा करता था। कैसे रक्षा करता था कि सिक्किम के विदेशी मामले, संचार और रक्षा, इन तीनों का दायित्व भारत सरकार के ऊपर था। उसके बाद सिक्किम के लोग चाहते थे कि भारत में मिले, तो संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को पहले भारत के संयुक्त क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया, जो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 का के अंतर्गत किया गया, एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया। और उसके बाद बहुत ही जल्दी 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में भूतलक्षी प्रभाव से इसको 26 अप्रैल 1975 से भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में, भारत के एक राज्य के रूप में इसको भारत में जोड़ लिया गया।
गोवा किस तरह से पुर्तगाली शासन के अधीन था, कैसे उसको स्वतंत्रता मिली और किस तरीके से भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसका पूरा विवरण आपको YouTube की चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत आसानी से देखने को मिल जाएगा। वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। This is a photo of the Indian Army troops marching into Goa in December 1961. What followed was the historic liberation of Goa from 450 years of Portuguese rule. Whenever we remember India's struggle for freedom, it is almost always in context of the British colonization. We often forget that there were parts of the subcontinent under a different European power. One that was the first to arrive in India in 1498, when Vasco da Gama sailed into Calicut, and the last to leave. While the rest of the country was leading marches against the British, residents of Diu, Daman, Dadra and Nagar Haveli, Goa and Anjediva Islands were protesting against the Portuguese. In Goa, the independence movement gained momentum in the early 20th century. The abolition of the Portuguese monarchy in 1910 raised hopes that the colonies would be granted self-determination. However, when Portugal's brutal colonial policies remained unchanged, an organized and dedicated anti-colonial movement emerged. One of the first persons to call for an independent Goa was journalist Luís de Menezes Bragança. He co-founded Goa's first Portuguese daily, O Heraldo, and through his writings, created political consciousness among his fellow Goans. As a reaction to growing dissent, the Portuguese government curtailed civil liberties, including censorship of the press and public gathering. A new act, Acto Colonial, was also brought into effect, which effectively made Goans second-class citizens in the Portuguese Empire. But in 1946, freedom fighters Julião Menezes and Ram Manohar Lohia openly defied government orders and addressed a public meeting in Goa where they called for a revolution. At the forefront of Goa's freedom movement was Luís de Menezes Bragança's brother-in-law, Dr. Tristão de Bragança Cunha, who is also known as the father of Goan nationalism. He staunchly opposed colonial rule. Dr. Tristão was court-martialed and imprisoned, first at Fort Aguada in Goa and then in the Peniche fortress in Portugal. After his release from prison in 1954, Dr. Tristão was moved to Bombay and set up the Goa Action Committee in the city as an umbrella body to coordinate the Goan freedom movement. Meanwhile, Indian revolutions kept crossing the Goa border and raising the Indian flag as a form of symbolic protest. For example, in 1954, a few protesters overpowered Portuguese soldiers, planted the Indian tricolour at Fort Tiracol, and managed to keep it flying for 22 hours. Soon, proponents of Goa's freedom from outside Goa tried to enter Goa to launch satyagraha campaigns. The first such batch was led by Maharashtrian freedom fighter Senapati Bapat. But the Portuguese had blocked all entry points and the protesters were lathi-charged and imprisoned. Between 1955 and 61, the Indian government adopted a wait-and-watch approach with numerous representations to the Portuguese Prime Minister António de Oliveira Salazar. But with no end to the stalemate in sight, in 1961, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru said the time had come to consider afresh what method should be adopted to free Goa from Portuguese rule. And thus, the Indian government launched Operation Vijay in December 1961,
a military operation for the liberation of Goa. The Portuguese had already anticipated this, and while the Indian army was preparing to storm Goa, the Portuguese were preparing to take their assets out of the territory. Gold deposited by the Goans and the Goa branch of the Portuguese bank, Banco Nacional Ultramarino, was shipped off to Lisbon. They were also planning to transport the casket containing the relics of Saint Francis Xavier to Portugal. To prevent the Indian army from entering Goa, bridges were blown up. But the Indian military not only used land forces to attack the Portuguese, it also deployed the Navy and the Air Force. Indian forces under General Sagat Singh were airdropped into Panjim, where they swiftly took control of the capital. Vastly outnumbered and overpowered, within 36 hours of fighting, Governor General Vassallo A. Silva, defying Salazar's orders, signed the instrument of surrender on 19th of December 1961. Thus swiftly and dramatically, over 4 centuries of Portuguese rule in India came to an end. दूसरा ख श्रेणी के राज्य वो थे जहां राज प्रमुख और निर्वाचित विधानमंडल थे, और तीसरा ग श्रेणी के राज्य वो थे जहां पर पहले मुख्य आयुक्त प्रोविंस और कुछ रियासतें इनमें शामिल थीं। बाद में कई बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अब किसी प्रकार की श्रेणियां नहीं हैं, सभी राज्य एक ही प्रकार के हैं। भारत में आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम पुनर्गठन जम्मू और कश्मीर राज्य का हुआ, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें इसको विभाजित किया गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे संघ, क्योंकि यह कहा है संविधान में कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो संघ मतलब फेडरेशन, तो क्या भारत भी अमेरिका की तरह एक संघ है? तो इसको हमको समझना होगा कि भारत का जो संघ का तात्पर्य है वो अमेरिका के संघ के तात्पर्य जैसा नहीं है। भारत जो संघ है वो फेडरेशन नहीं है। अंग्रेजी का फेडरेशन शब्द उपयोग नहीं होता, उसमें यूनियन शब्द का उपयोग होता है। जो संविधान है उसको अंग्रेजी में उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। और अंतर यह है कि ये जो यूनियन बना है ये राज्यों की सहमति के आधार पर नहीं बना है, बल्कि यह यूनियन संविधान के द्वारा बनाया गया है, और इसीलिए किसी भी राज्य को यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, और वो ये है कि संविधान के इन अनुच्छेदों में हमने देखा कि हम बाहर की टेरिटरी को, जैसे सिक्किम था, हम उसको भारत में मिला सकते हैं, और संसद को अधिकार है कि वो एक कानून बना करके किसी बाहर की टेरिटरी को भारत में मिला सकती है। तो सवाल यह कि क्या भारत की टेरिटरी, भारत का क्षेत्र किसी विदेशी को देने का भी अधिकार संसद को है? तो ऐसा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामले में, जिसको कहते हैं बेरूबारी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, इस मामले को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सलाह के लिए भेजा गया था अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है। इसके अंतर्गत उन्होंने रेफर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि संसद को किसी भी विदेशी शक्ति को भारत की टेरिटरी देने का अधिकार नहीं है। संसद सामान्य कानून के द्वारा यह नहीं कर सकती। यदि कोई भारत की टेरिटरी किसी विदेशी को देना है तो आपको बाकायदा संविधान का संशोधन करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के संविधान पर एक बार किसी नए विषय के साथ फिर से बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।